स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 करेंगे जिसमें है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। एंड्रॉयड इज ए लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला तो ये लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो बेस्ड नहीं है। इट इज डिजाइंड प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। इसमें कुछ समझ आने वाली बात नहीं है, ये स्मार्टफोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए ही एंड्रॉयड को बनाया गया है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एंड्रॉयड को बनाया गया है। और एंड्रॉयड से जो भी एप्लीकेशन बनती हैं वो भी सिर्फ स्मार्टफोन्स या टैबलेट कंप्यूटर्स पे ही चलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड दीज डेज। कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। आज के टाइम में जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका एंड्रॉयड यूज़ होता है। The Android is a powerful operating system and it supports large number of applications in smartphones. बहुत सारी apps को ये support करता है स्मार्टफोन्स में, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। The hardware that supports Android software is based on ARM architecture platform. एक चीज़ ध्यान रखना, आज के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन्स या मॉडर्न मोबाइल्स या मॉडर्न फ़ोन कह लो, उनमें जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो ARM आर्किटेक्चर यूज़ होता है, जिसे हम ARM आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो ये सारे आपको आपके एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मतलब इन पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब ARM पे अगर मुझे काम करना है तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इज़ द बेस्ट। द एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स दैट इट इज़ फ्री एंड एनीवन कैन यूज इट। ये आपको पता ही है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जो फ्रीली अवेलेबल हो और जिसको कोई भी यूज़ कर सकता हो आसानी से। द फर्स्ट वर्जन 1.0 ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट SDK। SDK की फुल फॉर्म यहाँ पे आई है, देखो SDK की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो 2008 में रिलीज की गई थी। एंड लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन इज जेली बीन। लेटेस्ट जो वर्जन है वो जेली बीन है। मतलब लेटेस्ट वर्जन तो इसके आते रहते हैं, अब मुझे पता नहीं लेटेस्ट कौन सा है, आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जेली बीन था जब मैं ये बना रहा था उस टाइम पे, जब ये मैं नोट्स तैयार कर रहा था। फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड की फीचर्स कौन कौन सी है। हेडसेट लेआउट होती है इसके अंदर, स्टोरेज, कनेक्टिविटी, GSM/एज, CDMA, ब्लूटूथ, वाईफाई, एज, LTE, GPS, मैसेजिंग में SMS, MMS, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, मल्टी टच, वीडियो कॉलिंग, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो आप आसानी से, एक्सटर्नल स्टोरेज, स्ट्रीमिंग मीडिया, एक्सटर्नल स्टोरेज है, स्ट्रीमिंग मीडिया सपोर्ट है, ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक्स है। तो ये सारी फीचर्स ही हैं एंड्रॉयड की जो हम एंड्रॉयड में बेटर ढंग से कर सकते हैं। Advantages of Android. Android is Linux based open source operating system. It can be developed by anyone. ठीक है, क्योंकि ये बात उसने कही है कि Linux बेस्ड है और Linux भी हमारा ओपन सोर्स होता है, Android भी हमारा ओपन सोर्स है, कोई भी इसे आसानी से डेवलप कर सकता है, इसमें ऐप्स को डेवलप कर सकता है। Easy access to the Android apps. You can replace the battery and mass storage. हम बैटरी को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, मास स्टोरेज रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्क ड्राइव, USB ऑप्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन Android. It supports ऑल गूगल सर्विसेज, जितनी भी गूगल की सर्विसेज होती हैं सभी को सपोर्ट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एबल टू इन्फॉर्म यू ऑफ ए न्यू SMS एंड ईमेल्स और लेटेस्ट अपडेट्स। कोई नया SMS आ जाता है, ईमेल्स होती हैं या कोई लेटेस्ट अपडेट होता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग एंड्रॉयड, इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पे एक ही टाइम पे काम करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एंड्रॉयड फ़ोन कैन आल्सो फंक्शन एज ए राउटर टू शेयर इंटरनेट। हम इंटरनेट इसमें शेयर कर सकते हैं। इट्स फ्री टू कस्टमाइज करने के लिए फ्री है। कैन इंस्टॉल ए मॉडिफाइड रोम, हम मॉडिफाइड रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स सपोर्ट 2D एंड 3D ग्राफिक्स, ये आपके 2D और 3D दोनों तरह की ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है। आर्किटेक्चर की बात की जाए एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में क्या आता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का एक स्टैक है, विच इज रफली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस एंड 4 मेन लेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है, 5 सेक्शंस हैं और 4 लेयर्स हैं जिनमें ये डिवाइडेड है। अब सेक्शंस की बात की जाए तो सबसे जो बॉटम सेक्शन होता है उसको बोलते हैं लाइनक्स कर्नल। At the bottom of the layers is Linux 3.6 with approximately 115 patches। पैचेज का मतलब होता है कि जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है ना, उस सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां रह जाती हैं, उन बग्स को रिमूव करने के लिए या कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ अपडेटेड नहीं है, तो उन चीज़ों के अपडेट्स करने के लिए या
बग्स को फ्री करने के लिए नए नए पैचेस आते हैं, वो पैचेस हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो पैचेस क्या करते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो पहले से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसमें कोई बग्स हो उनको रिमूव कर देगा, और मतलब या कोई नया अपडेशन आता है वो उसको अपडेट कर देता है। कई बार ये होता है ना, हमारे पास अपडेट्स आते रहते हैं, हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो अपडेट क्या करते हैं, पैचेस, वो अपडेट्स को हम पैचेस कह सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर की जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करते हैं वो पैचेस। ठीक है, this provides a level of abstraction between the device hardware and it contains all the essential hardware drivers like camera, keypad, display etc. मतलब इतने पैचेज आने के बाद हमारी जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी essential hardware drivers से चाहे कैमरा से रिलेटेड हो, कीपैड से, डिस्प्ले से, उन सभी को इसने पूरा कर लिया है। लाइब्रेरीज, सेकंड जो आता है वो आता है लाइब्रेरीज। ऑन टॉप ऑफ लाइनक्स कर्नल देयर इज ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग ओपन सोर्स वेब ब्राउजर इंजन, वेबकिट। वेबकिट बहुत ही मतलब वेब ब्राउज़र के लिए एक इंजन की तरह काम कर रहा है वेबकिट। ठीक है, वेल नोन लाइब्रेरी LIBC, SQLite जिसके थ्रू हम डेटाबेसेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है विच इज यूज फॉर रिपोजिटरी फॉर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन डाटा। लाइब्रेरीज टू प्ले एंड रिकॉर्ड ऑडियो, फिर इसमें ऑडियोज या वीडियोज़ को रिकॉर्ड या प्ले करने के लिए लाइब्रेरीज हैं। SSL लाइब्रेरीज है, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, वो लाइब्रेरीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए SSL लेयर्स है। SSL की फुल फॉर्म मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर थर्ड पार्ट हमारा आता है एंड्रॉयड रन टाइम। दिस इज द थर्ड सेक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड अवेलेबल ऑन द सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम। मतलब लेयर तो सेकंड है, लेकिन अगर हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो थर्ड सेक्शन में ही आता है एंड्रॉयड रन टाइम। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ए की कंपोनेंट कॉल्ड डाल्विक वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन, ये ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ ले कि एंड्रॉयड के रन टाइम को क्या कहते हैं, तो एंड्रॉयड का रन टाइम है डाल्विक वर्चुअल मशीन। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन एक रन टाइम का काम करता है। मतलब रन टाइम का मतलब है एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स को या एप्लीकेशन को अगर मुझे कहीं पे एग्जीक्यूट करना है तो मेरे पास डाल्विक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, जो कि उसका रन टाइम है जिसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो विच इज़ ए काइंड ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, ये भी एक जावा वर्चुअल मशीन का ही काइंड है। जैसे जावा वर्चुअल मशीन होता है ना, कि जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है एक तरीके से कि जैसा भी सिस्टम हो, जो भी आर्किटेक्चर हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट को वैसा पोर्टेबल बना देती है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि जावा इज ए पोर्टेबल या मतलब पोर्टेबल लैंग्वेज है, आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि उसमें जो JVM है वो ही उस जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहा है, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसा भी सिस्टम हो, जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसा भी आर्किटेक्चर हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल्विक वर्चुअल मशीन आपका एंड्रॉयड का एक रन टाइम हो गया, जो कि एक जावा वर्चुअल मशीन का ही काइंड है, स्पेशली डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, द डाल्विक वर्चुअल मशीन मेक्स यूज ऑफ लाइनक्स कोर फीचर्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें लाइनक्स की मेन फीचर रहती है, क्योंकि लाइनक्स को इसमें बेस माना गया है, तो उसके बेस पे इसमें मेमोरी मैनेजमेंट और मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स रहती हैं, विच इज इंट्रिंसिक इन द जावा लैंग्वेज, और ये जावा लैंग्वेज में भी होती हैं। द डाल्विक वर्चुअल मशीन इनेबल्स एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू रन इट्स इन ऑन प्रोसेस। डाल्विक वर्चुअल मशीन करता क्या है, जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो सिर्फ अपने प्रोसेस में ही चलती हैं, और डाल्विक वर्चुअल मशीन की उनकी एक इंस्टेंस के साथ चलती हैं। जितनी मान लो 4 एप्लीकेशन चल रही हैं, तो चारों की एक डाल्विक वर्चुअल मशीन इंस्टेंस होगी जिसपे वो चल रही हैं, और अपना सभी का अपना एक प्रोसेस होगा। The Android runtime also provides a set of core libraries which enable Android application developers to write Android applications. तो इसमें कुछ ऐसी core libraries भी रहती हैं जो कि एप्लीकेशन डेवलपर जो एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उनको एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ इसमें स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड्स हम यूज़ करते ही हैं। फिर फोर्थ सेक्शन हमारे पास आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। The application framework layer provides many higher level services to applications in the form of Java classes. Application framework में क्या आता है, बहुत सारी ऐसी क्लासेस आ जाती हैं जो कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विसेज आ जाती हैं जो कि क्लासेस की फॉर्म में है, जिनको एप्लीकेशन डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर्स आर अलाउड टू मेक यूज ऑफ दीज सर्विसेज इन देयर एप्लीकेशन, मतलब उन सर्विसेज को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो सर्विसेज होती हैं वो क्लासेस की फॉर्म में होती हैं,
उन क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो फिफ्थ सेक्शन है वो है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस होती क्या है? यू विल फाइंड ऑल द एंड्रॉयड एप्लीकेशन एट द टॉप लेयर। जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी टॉप लेयर पे रहती हैं। यू विल राइट योर एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस लेयर ओनली। अगर आपको भी कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो उसे आप इसी लेयर पे इंस्टॉल करोगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एप्लीकेशंस आर कॉन्टैक्ट्स, आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बुक्स, ब्राउज़र, गेम्स एक्सेट्रा, ये सारी एप्लीकेशंस है हमारी जो कि लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर पे रहती हैं, जो कि टॉप मोस्ट लेयर है। एंड्रॉयड रन टाइम डाल्विक वर्चुअल मशीन, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है और इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंड्रॉयड रन टाइम होता क्या है, या डाल्विक वर्चुअल मशीन होता क्या है। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि एंड्रॉयड का जो रन टाइम है उसको ही हम डाल्विक वर्चुअल मशीन बोलते हैं। दिस इज द थर्ड सेक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड अवेलेबल ऑन द सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम। This section provides a key component called Dalvik Virtual Machine, which is a kind of Java virtual machine specially designed and optimized for Android. हम इतना पढ़ चुके हैं ऊपर। The Dalvik Virtual Machine makes use of Linux core features like memory management and multi-threading. ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, which is intrinsic in the Java language. The Dalvik Virtual Machine enables every Android application to run its own process with its own instance of the Dalvik Virtual Machine. ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। The Android runtime also provides a set of core libraries which enable Android application developers to write Android applications using standard Java programming language. ये सारा ही हमने ऊपर पढ़ा है, ये रिपीटिशन है जस्ट कि जावा वो एंड्रॉयड रन टाइम होता क्या है, तो उसमें हमें डाल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में ये सारा कुछ लिखना है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड एसडीके। एसडीके मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो डेवलपर्स हैं उनको अगर एंड्रॉयड में कुछ अपनी एप्लीकेशंस को लिखना है तो उनको एक किट मिल जाती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किट कुछ टूल्स मिल जाते हैं, तो उसकी हेल्प से वो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जावा में हमारे पास जेडीके होती है, जावा डेवलपमेंट किट, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास है एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से हम एंड्रॉयड में एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। द एंड्रॉयड एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज ए सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स यूज टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। वही मैंने बताया, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अगर मुझे कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो डेवलपमेंट टूल्स के सेट को हम एसडीके बोलते हैं। द एंड्रॉयड एसडीके इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या उसमें होता है? रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, जो हमें लाइब्रेरीज चाहिए वो इसमें चाहिए होती हैं। डिबगर, बग्स को रिमूव करने के लिए डिबगर होता है। एंड एमुलेटर होता है। एमुलेटर का काम होता है कि अगर मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल की तरह ही वो काम करेगा वो सॉफ्टवेयर। रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा है उसके लिए हम रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं। आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हो सकते हैं, एपीआईज बोलते हैं हम जनरली। एपीआईज का यूज़ होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी की फीचर्स को हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम एपीआईज का यूज़ करते हैं। सैम्पल सोर्स कोड, कुछ सोर्स सैम्पल्स कोड हो सकते हैं। ट्यूटोरियल्स फॉर द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास रहते हैं एसडीके के साथ। नेक्स्ट है फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल। क्या होता है? एडीटी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल। तो ये हमें एक्चुअल में यूज़र इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो एडीटी, एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स या एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स भी इनको बोल सकते हैं, इज ए प्लगइन फॉर एक्लिप्स दैट प्रोवाइड्स ए स्वीट ऑफ टूल्स दैट आर इंटीग्रेटेड विद द एक्लिप्स आईडीई। एक्लिप्स सुना होगा आपने। एक्लिप्स एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। हम अपने जावा के प्रोग्राम्स, पीएचपी के प्रोग्राम्स या और कोई भी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हम एक्लिप्स में चला सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी के पास जावा अवेलेबल नहीं है तो वो एक्लिप्स पे भी काम कर सकता है, जावा बीन्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्लिप्स के लिए एक प्लगइन है एडीटी। यहाँ पे क्या है? एक प्लगइन है जो कि एक्लिप्स के लिए है। तो यहाँ पे कुछ हमें सेट ऑफ टूल्स मिलते हैं जो कि आपके एक्लिप्स आईडीई में रहते हैं, जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं विद, अगर मुझे एसडीके नहीं चाहिए तो। इट ऑफर्स यू एक्सेस टू मैनी फीचर्स दैट हेल्प यू डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस क्विकली। बहुत सारी ऐसी फीचर्स इसमें रहती हैं जिसमें हम क्विकली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एसडीके में हो सकता है कि मुझे बहुत सारी कमांड्स लिखनी पड़े, लेकिन इसमें बहुत सारी ग्राफिकल कंपोनेंट्स अवेलेबल रहें जिनका यूज़ करके हम आसानी से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं।
ADT provides GUI access to many of the command line SDK tools as well as a UI design tool for rapid prototyping। वही चीज़ UI डिज़ाइन टूल, UI की फुल फॉर्म है यूज़र इंटरफेसेस। बहुत सारे जो SDK में टूल्स होते हैं उन्हीं की तरह ही हमें GUI कंपोनेंट मिल जाते हैं जिनकी तरीके से हम यूज़र इंटरफेसेस को तैयार कर सकते हैं आसानी से, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ होते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी रैपिडली, अगर मुझे कोई एक डेमो वर्जन तैयार करना है, डेमो वर्जन को हम प्रोटोटाइप बोल देते हैं। डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ योर एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस, मुझे अपनी एप्लीकेशन का कोई यूज़र इंटरफेस तैयार करना है तो ADT मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे UI कंपोनेंट्स, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे GUI टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिनको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल्स बोलते हैं, जिनकी हेल्प से हम आसानी से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन एंड कन्फिगरेशन, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम उसको कन्फिगर करते हैं। देखो जी, मोस्टली हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं या उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो कुछ कुछ स्टेप हमारे पास मिलते जुलते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, मैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहूँगा, नेक्स्ट चलता रहूँगा और लास्ट में मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें कैसे कैसे इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। तो फॉलो स्टेप्स बिलो फॉर कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। यू कैन डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रॉम दिस लिंक और गो टू, कैसे जाएंगे हम developer.android.com पे, इसके होम पेज पे जाएंगे और फिर डाउनलोड्स के लिए हम सर्च करेंगे। हमें अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, मैकिंटोश पे काम कर रहे हैं या लाइनक्स पे काम कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें विंडो बेस्ड बनाना है, लाइनक्स बेस्ड बनाना है या मैक बेस्ड बनाना है, हम वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन फाइल्स मिलेंगी उनको हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर जो भी फाइल होगी डाउनलोड हो चुकी है अब हमारे सिस्टम में, उसकी exe फाइल को हम रन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू लॉन्च exe फाइल यू जस्ट डाउनलोडेड। वही मैंने भी कहा है कि जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की है उसकी exe फाइल को हम लॉन्च करेंगे, मतलब चलाएंगे। क्लिक नेक्स्ट एंड सेलेक्ट एंड्रॉयड SDK चेक इफ यू डोंट हैव इट ऑलरेडी। अगर आपके पास SDK नहीं है एंड्रॉयड का तो वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, हम उस SDK को चेक कर लेंगे ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी हमें चाहिए। मेक श्योर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इज आल्सो चेक्ड, हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चेक है या नहीं है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को भी चेक करना है, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपका क्या होता है कि अगर देखो, एक तो होता है फिजिकल और एक होता है वर्चुअल। फिजिकल होता है जो एक्चुअल में है और वर्चुअल जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक वर्चुअल डिवाइस बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई एप्लीकेशन एक मोबाइल के लिए लिखनी है लेकिन वो मोबाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तब भी हम उस मोबाइल के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट लाइसेंस एंड एग्रीमेंट, हमें लाइसेंस और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। क्लिक ऑन आई एग्री। नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ पे भी मुझे इंस्टॉलेशन को रखना है मुझे वो लोकेशन सेट करनी है अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल पे, जहाँ भी हम काम करें, कंप्यूटर में करेंगे वैसे तो हम काम। प्लीज़ मेक श्योर योर डिस्क हैज़ मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेस बिफोर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। जिस भी जगह पे, जिस भी फोल्डर में हम इंस्टॉलेशन करते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेस हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द स्टार्ट मेनू फोल्डर, फिर मुझे स्टार्ट मेनू फोल्डर को चूज़ करना है, जहाँ पे भी मुझे शॉर्टकट बनानी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू क्रिएट ए शॉर्टकट जस्ट मार्क डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट। अगर मुझे शॉर्टकट नहीं बनानी तो मैं डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करूँगा एंड हिट इंस्टॉल बटन। उसके बाद मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दूँगा। इट विल स्टार्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक फिनिश, इंस्टॉलेशन जब खत्म हो जाएगी तो मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। मेक श्योर स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इज चेक्ड, उस टाइम में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो चेक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा इंस्टॉल होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा स्टार्ट हो सकता है डायरेक्टली। कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड स्टूडियो, अगला प्रोसेस क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब उसको कॉन्फ़िगर करना है। व्हेन यू रन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल आस्क फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग। पहली बार जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाओगे तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग्स के लिए आपसे पूछेगा। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रीवियस सेटिंग्स क्लिक ऑन द सेकंड ऑप्शन। दो ऑप्शन आएंगे,
पहला ऑप्शन तो होगा वो ऑलरेडी सेटिंग्स ले लेगा। अगर हमने पहले से कोई सेटिंग्स नहीं कर रखी तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सिलेक्टेड थीम, हम अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एट द वेरी फर्स्ट रन इट नीड्स टू डाउनलोड सम नेसेसरी कंपोनेंट्स। पहली बार ये कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकता है। वेट टिल इट कंप्लीट्स, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड इट्स ऑल डन, और इसके बाद ये सब जब हो जाएगा तो हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर एंड्रॉयड ऐप्स। अब हमारा काम क्या है, एंड्रॉयड ऐप्स को बनाना, वो हमारा काम है। जब हमने ये सारा कुछ कर लिया तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमने पूरा इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके बाद हमारा काम है एंड्रॉयड ऐप्स को बनाना। अब इसमें एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस आया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फिजिकल डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो हम वर्चुअल डिवाइस का यूज़ करके भी एंड्रॉयड ऐप्स को लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताई कि वर्चुअल डिवाइसेस होती क्या है। एन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इज ए कॉन्फ़िगरेशन दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है ये। टैबलेट, वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड टीवी और ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस दैट यू वांट टू सिमुलेट इन द एंड्रॉयड एमुलेटर। मतलब एंड्रॉयड एमुलेटर में सिमुलेट करने के लिए अगर कोई फिजिकल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो हम वर्चुअली किसी भी मोबाइल, टीवी जो भी एंड्रॉयड से चलते हों उनको बना सकते हैं, उनके लिए ऐप्स को तैयार कर सकते हैं। द एवीडी मैनेजर इज एन इंटरफेस यू कैन लॉन्च फ्रॉम एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही एवीडी मैनेजर होता है जिसकी फुल फॉर्म है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस मैनेजर। एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस का हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरफेस हमारे लिए एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस को क्रिएट भी कर सकता है और उसको मैनेज करने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एंड्रॉयड सिस्टम इनिशिएट इट्स प्रोग्राम विद एन एक्टिविटी स्टार्टिंग विद ए कॉल ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का यूज़ करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एंड्रॉयड क्या है, प्रोग्रामिंग ही तो है। जैसे मान लो इसमें एक वर्ड आया ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट एक स्टेटमेंट है, एक कॉल बैक मेथड है। इस मेथड का काम क्या है, जब पहली बार हम एंड्रॉयड ऐप को स्टार्ट करेंगे तो मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सारा हम ऑन क्रिएट कॉल मेथड पे लिखेंगे। तो अलग अलग मेथड्स हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए एक मेथड अवेलेबल है जहाँ पे हम उसके लिख सकते हैं और जहाँ पे हम उसके लिए कोडिंग लिख सकते हैं। There is a sequence of callback methods that start up an activity and sequence of callback methods that tear down an activity as shown in the below activity life cycle diagram। ये एक लाइफ साइकिल डायग्राम दिखा रखा है। तो इसमें हर चीज़ है कि एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो कौन सा इवेंट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन होगा, जब शट डाउन होगा तो जब हम ऐप को बंद करेंगे तो उस टाइम कौन सा इवेंट होगा, जैसे ऑन स्टॉप वगैरह। तो ये सारे ही मेथड्स हैं, ये डायग्राम में बता रखा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉल मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। द एक्टिविटी क्लास डिफाइंस द फॉलोइंग कॉल बैक इवेंट्स। ये एक एक्टिविटी क्लास के अंदर क्या क्या कॉल बैक इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन क्रिएट है, इसमें ऑन स्टार्ट है, ठीक है, ऑन रिज्यूम है, ऑन पोज है, ऑन स्टॉप है, ऑन डिस्ट्रॉय है, ऑन रीस्टार्ट है। ये आपके नोट्स पे अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, तो अपने नोट्स में से आपको ये पढ़ना है और फिर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इसके बारे में आप पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़, हर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कैसे जुड़ी होती है, तो लिंकिंग एक्टिविटीज यूजिंग इंटेंट्स। हर एक एक्टिविटी एक दूसरी एक्टिविटी से इंटेंट्स के थ्रू जुड़ी रहेगी, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से इंटेंट के थ्रू जुड़ी रहेगी। एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैन कंटेन 0 और मोर एक्टिविटीज़। किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में 0 या उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। When your application has more than one activity, you may need to navigate from one activity to another। जैसे ही एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी तो मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इन एंड्रॉयड यू नेविगेट बिटवीन एक्टिविटीज़ थ्रू व्हाट इज़ नोन एज एन इंटेंट। हम एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए इंटेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खैर ये एक्टिविटीज़ और इंटेंट्स में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड इंटेंट्स, हम इतना लिख सकते हैं, काफ़ी है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड व्यू क्लास एंड व्यू ग्रुप क्लास में क्या डिफरेंस होता है? द एंड्रॉयड व्यू क्लास एंड व्यू ग्रुप क्लास आर टू वेरी सेंट्रल क्लासेस इन एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप्स में सबसे ही सेंट्रल क्लासेस हैं ये, क्योंकि दोनों का काम ही यूज़र इंटरफेसेस को तैयार करना है। जैसे मान लो मुझे कोई लेबल डालना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, कोई बटन इंसर्ट करना है,
तो ये दोनों क्लासेस का वहाँ पे यूज़ होता है। एंड एंड्रॉयड ऐप कंटेन्स वन और मोर एक्टिविटीज़। आपकी एक एंड्रॉयड ऐप में एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और मैंने वो भी बताया था कि एक्टिविटीज़ को हम इंटरनेट से नेविगेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड एंड्रॉयड एक्टिविटी इज़ ए स्क्रीन सिमिलर टू विंडोज इन ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे कि कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, उसमें नंबर ऑफ विंडोज होती हैं। मान लो पेरोल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उसमें नंबर ऑफ विंडोज हैं। कि मैंने जहाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारी विंडोज़ हैं। एक तो बुक इशू करने की विंडो है, और एक विंडो है जो मैं बुक को वापस रिटर्न कर रहा हूँ उसकी विंडो है, एक मैं बुक्स को मेंटेन कर रहा हूँ उसकी विंडो है। तो अलग अलग विंडोज़ है। सिमिलरली आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्क्रीन होती है आपकी। इनसाइड एन एक्टिविटी यू कैन हैव GUI कंपोनेंट्स। हर एक एक्टिविटी कह लो या हर एक स्क्रीन कह लो, उस स्क्रीन में हम अपने GUI कंपोनेंट्स को रख सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे लेबल हो, चाहे बटन हो, कुछ भी। द GUI कंपोनेंट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ व्यू और व्यू ग्रुप सब क्लासेस। तो जितने भी GUI कंपोनेंट्स हैं, या तो वो व्यू क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे या व्यू ग्रुप सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम व्यू क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर व्यू ग्रुप सब क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यू क्लास क्या है? द व्यू क्लास इज ए सुपर क्लास फॉर ऑल GUI कंपोनेंट्स इन एंड्रॉयड। तो व्यू क्लास जितने भी GUI कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड में, उन सबकी ही सुपर क्लास है। इवन व्यू ग्रुप क्लास की भी सुपर क्लास है, मतलब व्यू क्लास सबसे ऊपर है, उससे हम ड्राइव कर सकते हैं दूसरे GUI कंपोनेंट्स को, साथ में हम व्यू ग्रुप क्लास को भी वहाँ से हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो द व्यू क्लास इज ए सुपर क्लास फॉर ऑल GUI कंपोनेंट्स इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जितने भी GUI कंपोनेंट्स होते हैं उन सबकी एक सुपर क्लास है जिसका नाम है व्यू क्लास। फॉर इंस्टेंस द टेक्स्ट व्यू क्लास विच इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट लेबल्स इन एंड्रॉयड एप्स इज ए सब क्लास ऑफ व्यू। जैसे ये बताया इसने, टेक्स्ट व्यू क्लास है जिसके थ्रू हम लेबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी आपकी व्यू की ही एक सब क्लास है। एंड्रॉयड कंटेन्स द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड व्यू सब क्लासेस। तो ये कुछ व्यू सब क्लासेस के नाम दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लेबल दिखा सकते हैं, एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स की तरह काम करता है, इमेज व्यू पिक्चर दिखाने के लिए, प्रोग्रेस बार भी होता है ना, वो चलता है जब हम विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो 100% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 100% हो गया, प्रोग्रेस बार बोलते हैं उसको। बटन, किसी बटन पे क्लिक जब हम करते हैं, इमेज बटन, कभी कभी बटन पे इमेजेस भी होती हैं, इमेज पे हम जब क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स, डेट पिकर में हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। व्यू ग्रुप मैंने बताया, व्यू ग्रुप इज आल्सो ए सब क्लास ऑफ व्यू क्लास। द व्यू ग्रुप क्लास इज ए सब क्लास ऑफ द व्यू क्लास। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है उसने। व्यू ग्रुप इंस्टेंसेस वर्क एज कंटेनर्स फॉर व्यू इंस्टेंसेस टू ग्रुप व्यू इंस्टेंसेस टुगेदर। मतलब क्या कहा है उसने, नाम ही इसका है व्यू ग्रुप क्लास। तो व्यू क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों उनको ग्रुप करने के लिए हमारे पास व्यू ग्रुप क्लास यूज होती है। व्यू ग्रुप क्लास का काम ही क्या है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं व्यू ग्रुप क्लास के, वो व्यू क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए एक कंटेनर की तरह यूज होते हैं। एंड्रॉयड कंटेन्स द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड व्यू ग्रुप्स। ये कुछ व्यू ग्रुप सब क्लासेस हैं, जैसे लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ये सारे मेरे पास व्यू ग्रुप क्लासेस हैं। तो एंड्रॉयड लेआउट के टाइप्स की बात की जाए कि हमारा जो लेआउट है वो कैसा तैयार हो सकता है, तो देयर आर नंबर ऑफ लेआउट्स प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉयड विच यू विल यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस टू प्रोवाइड डिफरेंट व्यू, लुक एंड फील। मतलब अलग व्यू के लिए, डिफरेंट लुक के लिए या डिफरेंट फीलिंग के लिए हमारे पास अलग अलग लेआउट्स प्रोग्राम हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ लेआउट्स और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो आपको पढ़नी है, याद करनी है। मेरे को दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बहुत स्मॉल है मेरे पास, आपके नोट्स पे अवेलेबल है, आपको वो पढ़नी है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड डिस्प्ले ओरिएंटेशन। अगर आपने MS वर्ड पढ़ा हो तो उसमें पेज ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हम पेज को वर्टिकली रखते हैं और लैंडस्केप में हम पेज को हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, लेटा हुआ। वर्टिकली मीन्स खड़ा हुआ और लैंडस्केप मीन्स लेटा हुआ। तो एंड्रॉयड डिस्प्ले ओरिएंटेशन भी क्या कहती है, एज विद ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन्स एंड एंड्रॉयड सपोर्ट टू स्क्रीन ओरिएंटेशन। दो टाइप की स्क्रीन ओरिएंटेशन मेरे पास आती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आपने देखा होगा कि आपने मोबाइल में, जब मैं इसको रोटेशन लॉक में रख देता हूँ, मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में रोटेशन लॉक कर रखा है, नहीं कर रखा, जो भी है वो सेटिंग जो भी है होती है रोटेशन लॉक वाली, उससे हम अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। वैसा ही
यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं मेरे पास। वो क्या कह रहा है आगे, व्हेन द स्क्रीन ओरिएंटेशन ऑफ एन एंड्रॉइड डिवाइस इज चेंज द करंट एक्टिविटी बीइंग डिस्प्लेड इज डिस्ट्रॉयड एंड रिक्रिएटेड ऑटोमेटिकली टू रीडायरेक्ट इट्स कंटेंट्स इन द न्यू ओरिएंटेशन। वो कह रहा है कि अगर हम इस फीचर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो जो भी एंड्रॉयड में एक्टिविटी हो रही थी उस टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर रीड्रा की जाती है। वो उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली रीड्रा की जाती है नए स्क्रीन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली। एक्शन बार, बहुत बड़ा रोल रहता है एक्शन बार का आपके एंड्रॉयड ऐप्स में। द एक्शन बार इज एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट यूजली एट द टॉप ऑफ ईच स्क्रीन इन एन ऐप। हर एक ऐप की आपकी जो ऐप है उसकी हर एक स्क्रीन के ऊपर एक बार रहता है। ये बहुत ही हमें फैमिलियर लुक प्रोवाइड करता है कि जितनी भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं सभी में हमें सभी के लिए अगर मुझे एक फैमिलियर लुक चाहिए, एक जैसा लुक चाहिए, तो वो हमें ये प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड बेटर यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र के लिए इंटरेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है ये, यूज़र इससे आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। एंड एक्सपीरियंस बाय स्पॉटिंग इजी नेविगेशन थ्रू टैब्स। हम इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक टैब से दूसरे टैब में जाके नेविगेशन कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्शन बार हमारी बहुत सारी हेल्प करता है ऐप्स को डिज़ाइन करने में, ठीक है। लास्ट इज लिसनिंग टू यूआई नोटिफिकेशंस इन एंड्रॉयड। आपकी जो एंड्रॉयड है उसमें जो यूआई होती है, यूज़र इंटरफेसेस नोटिफिकेशंस होती हैं, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे किसी भी इवेंट के अगेंस्ट हमें कोई एक्शन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। There are two levels of Android user interface with which user interact and they are as follows। दो टाइप के यूज़र इंटरफेसेस हैं जिनसे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, एक तो एक्टिविटी लेवल और एक व्यू लेवल। व्यू लेवल तो हमारा एक इंटरफेस की तरह काम करता है क्योंकि इसमें सारे मेरे यूज़र इंटरफेसेस कंपोनेंट्स हैं, जबकि एक्टिविटी लेवल पे हम कुछ इवेंट्स भी कर सकते हैं, इवेंट्स को हैंडल भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं फिलहाल। सबसे पहला एक्टिविटी लेवल। एट एक्टिविटी लेवल देयर आर सर्टन मेथड्स। देखो इसमें मेथड्स आ गए जो हमारे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। There are certain methods in activity class which we can override. Some of the genuine methods are as follow। देखो ऑन की अब मतलब जब मैं किसी भी कीबोर्ड की की को प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो की को जब हम रिलीज़ करते हैं दबाने के बाद उसके हम बोलते हैं ऑन की अप। इसी तरीके से ऑन की डाउन, जब हम की को प्रेस करते हैं उस टाइम पे जो इवेंट होता है उसे ऑन की डाउन बोलते हैं। ऑन मेनू आइटम सेलेक्टेड, अगर मैं किसी मेनू आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कौन सा इवेंट होता है। ऑन मेनू ओपन, अगर मैं किसी मेनू को ओपन करता हूँ तो उस टाइम पे क्या इवेंट होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं एक्टिविटी से रिलेटेड कि अगर मैं कीबोर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या इवेंट होगा, क्या एक्टिविटी होगी, बटन को छोड़ता हूँ तो क्या एक्टिविटी होगी। और दूसरा बताया हमने व्यू लेवल। व्यू लेवल जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। When any user interacts with the view, the corresponding view fires event। मतलब ये क्या कर रहा है, इवेंट को फायर कर रहा है और वो इवेंट्स को हैंडल कर रहा है। जैसे मान लो एक बटन है, उस बटन को हम व्यू लेवल में देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो एक इवेंट को फायर कर देगा और फिर जब वो इवेंट फायर होगा उस इवेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन मुझे लिखना है, कोई मेथड लिखना है, तो वो मैं एक्टिविटी लेवल पे जाके लिखूंगा, ठीक है। ये बताया हुआ है। व्हेन ए यूजर टचेस ए बटन और एन इमेज बटन और एनी सच व्यू वी हैव टू सर्विस द रिलेटेड सर्विस सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। तो दो लेवल बताए, एक तो व्यू लेवल और एक एक्टिविटी लेवल। व्यू लेवल में हम अपने यूजर इंटरफेसेस को देख सकते हैं, अपने सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, चाहे वो वहाँ पे लेबल हो, वो टेक्स्ट बॉक्स हो, बटन्स हो, चेक बॉक्स हो। लेकिन जब मैं कोई क्लिक करता हूँ या कुछ चेंजेस करता हूँ वहाँ पे, मतलब रन टाइम में यूज़र कोई एक फॉर्म है, रन टाइम में यूज़र फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरने के बाद उसने सबमिट पे क्लिक किया, तो सबमिट पे क्लिक करते ही क्या हुआ, एक इवेंट फायर हुआ और वो एक्टिविटी लेवल पे जाके हम उसको हैंडल करेंगे, उस इवेंट को। वहाँ पे कोई ना कोई कोडिंग है जो उसको हैंडल कर रही है, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड चैप्टर इतना ही था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड्रॉयड यूज़र्स, एंड्रॉयड के बारे में, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के और क्या होता है। और जो स्टूडेंट ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही क्रेजी हैं एंड्रॉयड सीखने के लिए, तो वो कोई सेंटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड सीखने के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है और फ्यूचर इसी में ही है। क्योंकि आजकल जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं वो मोस्टली एंड्रॉयड में डेवलप हो रही हैं, तो जावा, एंड्रॉयड, these are the most important languages today। ओके, तो ऑफ करें आज का। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। फ़िलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।